स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम्स है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में आज से नहीं, 9-9.5 साल से हो गए हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से, 9 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो एसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम, डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। निबंध लेखन कार्यक्रम के अपने इस क्रम में निबंध का हमारा आज का विषय है और ये अंतिम विषय है 18वां, मुख्य परीक्षा से संबंधित। निबंध के अलग अलग विषयों पर हमने पर्याप्त अभ्यास किया। पहले से लेकर 17वें निबंध तक आपने हमारे साथ इसमें प्रैक्टिस की है, लिखने के तरीके को सीखा है। ये आखिरी है और ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ऐसे विषयों के आने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इसी तरीके के क्षेत्र आयोग कवर करता है। थोड़े से शीर्षक भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आयाम आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और भारत की विकास गाथा। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और भारत की विकास गाथा। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए चलवाए जा रहे हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। जीएस के 6 पेपर हैं उनकी तैयारी के लिए, उनके उत्तर लेखन अभ्यास के लिए। हिंदी का जो 150 नंबर का पेपर आता है उसके लिए पूरा पर्याप्त अभ्यास, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और बहुत सारी प्रैक्टिस की गुंजाइशें यहाँ पर है। निबंध के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आप चाहें तो सेपरेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो पूरा पैकेज जो है उसे ले सकते हैं और दिए गए नंबरों पर आप जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं। तो शुरू करें आगे। देखिए, ये है शीर्षक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और भारत की विकास गाथा। बुनियादी ढांचा का मतलब क्या है, यहीं से आप शुरू करेंगे। अच्छे निबंध में
प्रारूप पहले बनाते हैं तो प्रारूप बना लीजिए और प्रारूप बनाकर इसको लिख डालिए। तो बुनियादी ढांचा क्या होता है? ये किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन होता है। इसमें सड़क हो गया, रेल हो गया, ऊर्जा हो गई, मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता है, नागरिकों का जीवन यापन, देश का क्रियान्वयन, देश का संचालन नहीं किया जा सकता है। इन्हीं को हम कहते हैं बुनियादी ढांचा। ये फाउंडेशन होती है, आधार होता है। तो रेल, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब क्या करते हैं? ये विकास को रफ्तार देने का काम करते हैं। और भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकास गाथा का महत्वपूर्ण अध्याय है। राष्ट्रीय राजमार्ग, मेट्रो रेल, डिजिटल इंडिया, ऊर्जा परियोजना जो है, इन सभी ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया है। क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण जो है वो काफी मजबूत हुआ है। हालांकि भूमि अधिग्रहण को देखा जाए, पर्यावरणीय चिंता को देखा जाए, समयबद्ध क्रियान्वयन, चुनौतियां, ये सब चीजें जो हैं ये भी सामने आती तो इसको भी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है ना कि भारत ही नहीं, किसी भी देश में अगर बुनियादी ढांचा मजबूत रहेगा, वहां का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत रहेगा, तो वह देश कभी भी गिरावट की ओर नहीं जाएगा। जब तक उसका बुनियादी ढांचा सशक्त है, मजबूत है, तब तक उस देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश के सामाजिक ढांचे में, उस देश के विकास के क्रम में गिरावट नहीं आएगी। और वहीं पर अगर ये बुनियादी ढांचा कमजोर पड़ा तो देश चाहे जितने हाथ पैर मार ले, नागरिक चाहे जितने स्तर पर योग्य हो जाए, लेकिन देश में पतन शुरू हो जाएगा और वो देश धीरे धीरे करके विनाश की ओर बढ़ जाएगा। तो यही बातें हैं जिन्हें कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसका ड्राफ्ट बना लीजिए। ड्राफ्ट में आप किन बिंदुओं को जोड़ेंगे बताइए। ड्राफ्टिंग अगर आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है प्रस्तावना का। तो पहले तो आप यही बताइए कि बुनियादी ढांचा कहते किसको है। ठीक है, बुनियादी ढांचा कहते किसको है, ये आपको बताना चाहिए। और ये चीज बताने के बाद आप इसमें आगे ये बताइए कि भारत जैसे देश में बुनियादी ढांचे के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। हालांकि ये हर देश में कॉमन ही होती है, लेकिन हर देश की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, अपने जो मतलब अपने जो तौर तरीके हैं वो होते हैं। बात यह है कि हर देश की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। हमारे पास जो आबादी है वो अमेरिका के पास नहीं है, हमारे पास जो संस्कृति है वो यूरोप में नहीं है, यूरोप के देशों के पास नहीं है ना, और जो उनके पास ढांचा है, जो तौर तरीके हैं वो हमारे नहीं है। तो सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबके अपने तरीके हैं। तो उसी हिसाब से बुनियादी ढांचे के भी जो चीजें हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब उसमें भी ढांचे में बदलाव होते रहते हैं, आवश्यकताओं में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, तो इस पर आप लिखेंगे कैसे? देखिए, इसमें प्रारूप बना लीजिए। पहली चीज तो ये कि भारत की विकास यात्रा, और बुनियादी ढांचा, भारत की विकास यात्रा और बुनियादी ढांचा, इन सब चीजों के विषय में चर्चा करते हुए शुरू करिए। ये एक तरह से आपकी प्रस्तावना हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं, मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। अब इसमें आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिख सकते हैं इसकी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आवश्यकता। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आवश्यकता। साथ ही साथ आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? परिवहन और संपर्क को जोड़ दीजिए। एक एक बुनियादी ढांचे पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो परिवहन और संपर्क को जोड़ दीजिए। इसके बाद आप ऊर्जा, जल और शहरी अवसंरचना को जोड़ दीजिए।
शहरी अवसंरचना। ठीक है, शहरी अवसंरचना। इसके साथ साथ आप डिजिटल अवसंरचना को जोड़ेंगे नहीं तो काम चलेगा नहीं, तो उसको भी शामिल कर लीजिए। डिजिटल अवसंरचना, उसमें आप जो नई विकास गाथा है, चूंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी नई ही है तो उसमें नई विकास गाथा अलग से क्या जोड़ना, मतलब उसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिएगा। और अंत में सामाजिक प्रभाव और रोजगार की चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रभाव और रोजगार, चुनौतियां भी है समाधान भी है, और समाधान है तो निष्कर्ष भी है, तो चुनौतियां और समाधान ये आपका उपसंहार हो जाएगा। ठीक है, चुनौतियां और समाधान, इस तरीके से आप एक छोटा सा ड्राफ्ट इसका बना लेंगे। और ये प्रारूप जो है ये बिंदुवार है जो कि आपको लिखने में सहयोग करेगा। तो बस इसमें लिख डालिए, इसी ड्राफ्ट के आधार पर, इसके बिंदुओं के आधार पर लिख डालिए। इसमें आप देखिए लिख सकते हैं, इसको शुरू कर सकते हैं कि भारत की विकास यात्रा में जो बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है वह आधारशिला है, मतलब फाउंडेशन स्टोन है, जिस पर की आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, ये सब कुछ टिका हुआ है। ठीक है, हमारी आर्थिक प्रगति भी इसी पर टिकी हुई है, सामाजिक समावेशन भी इसी पर टिका हुआ है। मतलब कुल मिलाकर हम ये कहें निष्कर्ष के तौर पर कि राष्ट्रीय एकीकरण की पूरी इमारत ही इसी पर टिकी हुई है, राष्ट्रीय एकीकरण इसी के माध्यम से संभव है। ठीक है, इस चीज को आप जोड़ें, मतलब देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, और उसी का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। और जब हम एक बार इसकी चर्चा करेंगे तो हम इसके महत्व को समझाने में सफल हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर ये तो बता दिए, हमने बताया कि देश के एकीकरण में, देश को एक सूत्र में बांधने में, देश के एकीकृत विकास में बुनियादी ढांचे का क्या महत्व है। तो ये तो हमारी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद अब हम इसमें लिखेंगे कि भाई ये जो ढांचा है ये न केवल उत्पादन और सेवाओं की गति को बढ़ाता है, बुनियादी ढांचा अगर बेहतर हो तो न सिर्फ उत्पादन और सेवाओं की गति बढ़ती है, बल्कि इसके साथ साथ नागरिकों का जीवन स्तर भी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अगर हम 21वीं सदी को देखें तो भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकास से आगे बढ़कर विकास गाथा का रूप ले चुकी है। विकास गाथा यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है ना शीर्षक में, तो उसको हम अपनी प्रस्तावना में भी उतार लेंगे, प्रस्तावना के शब्दों में पिरो लेंगे। अब यहाँ पर ये पहला जो पॉइंट था इसको हमने प्रस्तावना में बदल दिया है। दूसरा जो बिंदु है उस पर आ जाइए, ये वाला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो हम लिख सकते हैं कि आजादी के बाद भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में बांधों का, इस्पात संयंत्रों का, रेलवे का, इन सब का विस्तार किया था, उस पर बल दिया था। हरित क्रांति है, औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, परिवहन है। मतलब ये जो औद्योगिकरण और शहरीकरण है इसने क्या किया, परिवहन, ऊर्जा और सिंचाई की मांग को काफी बढ़ाया। हरित क्रांति में सिंचाई की मांग खूब बढ़ी थी। उदारीकरण जब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था में तो उसके बाद फिर निजी निवेश बढ़ता है, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसमें एक बड़े पैमाने पर वृद्धि होती है। वैश्विक पूंजी, मतलब बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैश्विक पूंजी का आगमन होता है, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक नई रफ्तार प्राप्त होती है। अब आज का समय कैसा है, आज के समय में जनसंख्या, शहरीकरण और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता जो है ये विश्व स्तरीय ढांचे की अनिवार्यता को स्थापित करती है। परिवहन और संपर्क की बात करते हैं, तो परिवहन और संपर्क में सड़क और रेल नेटवर्क की चर्चा करेंगे, जो कि आर्थिक गतिविधियों की धमनी कही जाती है। ठीक है, रक्तवाहिका कही जाती है, जिसके सहारे जीवन बेहतर तरीके से चल सकता है, कनेक्टिविटी बनी रहती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार, एक्सप्रेसवे,
या जो डीएफसी होते हैं, समर्पित माल गलियारे, उनको आप इसमें डाल दीजिए। आधुनिक रेलवे स्टेशन, लॉजिस्टिक, ये सब लागत घटाते हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ होती हैं, इससे क्षेत्रीय असंतुलन जो है वो कम होता है। ये परिवहन और संपर्क का महत्व है। बंदरगाहों का आधुनिकीकरण अगर होता है, विमान अवसंरचना जो है वो बेहतर होती है, तो व्यापार और पर्यटन दोनों बेहतर होते हैं। संपर्क बढ़ने से पिछड़े क्षेत्र भी जो है, जो काफी बैकवर्ड इलाके थे, वो मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जुड़ पाते हैं। तो ये सब इसका सहयोग है, इसका महत्व है, इसको आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं जो ऊर्जा जल वाला मामला है, ऊर्जा जल और शहरी अवसंरचना। ऊर्जा किसी भी तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी की सबसे पहली आवश्यकता होती है, और जल जो है वो तो है ही है आवश्यकता। तो शहरी अवसंरचना के साथ आप इसको जोड़ सकते हैं। विश्वसनीय ऊर्जा के बिना विकास अधूरा है, भरोसेमंद एनर्जी के बिना विकास अधूरा है। नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें कि पवन, हरित, हाइड्रोजन, ये भारत को ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं की दिशा में अग्रसर करती है। स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण और ट्रांसमिशन सुदृढ़ीकरण औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन, मेट्रो, ई बस, ये सब जो है ये जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, स्वस्थ शहरों की नींव को रखते हैं। डिजिटल अवसंरचना को देख लेते हैं। तो डिजिटल अवसंरचना में नई विकास गाथा लिखी जा चुकी है। ब्रॉडबैंड हो गया, फाइबर नेटवर्क हो गया, 5G हो गया, और 5G के बाद अब 6G की तैयारी। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, DPI। ये सब भारत की ताकत ही तो है, भारत की विशिष्ट शक्तियां हैं। इससे ई गवर्नेंस, वित्तीय समावेशन हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, स्टार्टअप्स हो गए, इन सब के लिए एक बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप होता है। डिजिटल संपर्क ग्रामीण शहरी अंतर को पाटते हुए अवसरों का लोकतंत्रीकरण करता है। यह भी एक बड़ी बात है, इसको आप अपने निबंध का हिस्सा अवश्य ही बनाइएगा। तो इतना कुछ लिखने के बाद अब हम इसके सामाजिक प्रभाव की चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रभाव और रोजगार, सामाजिक प्रभाव और रोजगार दोनों इसमें। रोजगार के बिना तो फिर मतलब रोजगार अगर कोई अवसंरचना नहीं दे पा रही है, कोई परियोजना रोजगार नहीं जनरेट कर पा रही है, तो वो किसी काम की नहीं है, खासतौर पर अपने देश के लिए। तो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार का सृजन करती हैं। निर्माण से लेकर संचालन तक कौशल विकास, स्थानीय उद्योग और MSME को प्रोत्साहन मिलता है। बेहतर सड़कें होती हैं, बिजली, पानी और आवास मानव विकास सूचकांकों को सुधारने का काम करते हैं। तो फिर चुनौतियां इसके सामने क्या है? ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ तो बेहतर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो सब डेवलप हो गया, देश एकदम शिखर पर पहुंच गया, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? देखिए, भूमि अधिग्रहण हो गया, पर्यावरणीय संतुलन हो गया, वित्त पोषण हो गया, ये सारे मामले हैं। समय समय पर जो समय लागत वृद्धि है, संस्थागत क्षमताओं जैसी जो चुनौतियां हैं, वो सब हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे सामने विद्यमान है। समाधान के रूप में पारदर्शी नियोजन, तकनीकी नवाचार, हरित मानक, दीर्घकालिक वित्त, जोखिम साझेदारी, सहकारी संघवाद, ये सब आवश्यक हैं, जो कि अभी भी कमजोर स्थिति में। समुदाय की भागीदारी और सामाजिक प्रभाव का आकलन परियोजनाओं की स्वीकृति को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यानी समाधान हम क्या निकालें इसका? तो समाधान यही है कि भाई बुनियादी ढांचा परियोजना विकास गाथा का केंद्रीय आधार अवश्य ही है, और इससे एक मतलब बुनियादी ढांचा जो है अगर बेहतर होता है तो सतत समावेशी और तकनीक संचालित अवसंरचना ये भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में ले जा सकती है। लेकिन उसके लिए देश को अपनी आंतरिक चुनौतियों से निपटना होगा, जो कि बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में चुनौती का काम कर रही है। उस पर देश और देश के प्रत्येक नागरिक को मिलजुल कर काम करना होगा, तो हम अपने बुनियादी ढांचा को मतलब बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकते हैं और अपनी विकास गाथा के नए पन्ने को अपने विकास ग्रंथ में जोड़ सकते हैं, मतलब इतिहास के स्वर्णिम हस्ताक्षर बन सकते हैं। ऐसे करके आप एक बढ़िया सा उपसंहार कर दीजिएगा। तो इस निबंध में इतना ही, और इस निबंध के साथ ही हमारी यह निबंध लेखन की श्रृंखला यही समाप्त होती है। आशा है कि इन 18 निबंधों से आप भरपूर लाभ अर्जित करेंगे और आपको परीक्षा में इन निबंधों से दिशा निर्देश बढ़िया प्राप्त होगा और आप किसी भी विषय पर लिखने में सक्षम होंगे। तो सारे निर्देशों को, सारी स्ट्रेटेजी को याद रखिएगा। बहुत सारी शुभकामनाओं सहित नमस्कार।